राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद। पहला है विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर होगा। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में राज्यों में सिक्किम में 32 और मिजोरम एवं गोवा दोनों में 40 की विधानसभाएं 60 से कम सदस्यों वाली हैं। इसके अतिरिक्त पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, जिसमें 403 सदस्य हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही हो। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही हैं। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तभी अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या, जो कि वर्तमान में वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यही रहेगी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14(3) के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित थी, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 कर दिया गया है, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र POK में होने के कारण रिक्त रखी जाएंगी। इस प्रकार जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 83 प्रावधानित थी, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 90 कुल सीटें 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया गया है। जैसा कि प्रावधान जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 में किया गया था, दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। याद रखिएगा, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। विधान परिषद, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्सादन के लिए उपबंध कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा तत्संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करें। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों का अस्तित्व है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों का अस्तित्व है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक रहता है। प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य निर्वित हो जाते हैं। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या
उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। अनुच्छेद 171(4) के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अनुच्छेद 171 के खंड 2 में प्रावधानित है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 3 में उपबंधित रीति से होगी। तदनुसार अनुच्छेद 171(3) में विधान परिषद के यथाशक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर उनके पद से हटा सकती है। अनुच्छेद 173 के तहत विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं निहित हैं, जबकि अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता हेतु निहर्ताओं का उल्लेख है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष तथा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निहरता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। राज्य मंत्री परिषद संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 164(1) क के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु 12 से कम भी नहीं होगी। अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। प्रश्न कोश। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। तीसरा और चौथा सही है। आगे देखते हैं। ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा दोनों ही सही है। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। इस प्रकार जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उनके संदर्भ में तीसरा सही है, जबकि जिन राज्यों में विधान परिषद है उसके संदर्भ में चौथा सही है। अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? तो यहाँ पे विधान पालिका परिषद ऑप्शन ए।
संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहां किसी राज्य के विधानमंडल में के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होता है। इसमें विधान या विधान पालिका परिषद उच्च सदन होता है, जबकि विधानसभा निचला सदन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये है अनुच्छेद 171 के तहत, ऑप्शन बी। राज्य विधान परिषद का प्रावधान विधान परिषदों की संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। वर्तमान में केवल 6 राज्यों कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में ही विधान परिषद हैं। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 172 में राज्यों की विधानमंडलों की अवधि तथा अनुच्छेद 173 में राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता वर्णित है। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? यह प्रश्न संख्या 4 है। ऑप्शन है लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव। दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है। आगे देखते हैं। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद विधि द्वारा तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। तत्संबंधी विधि को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है तथा अनुच्छेद 169(3) के तहत ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो यह है विधान परिषद को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो ये है किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा और राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी 169। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था है? तो यह अनुच्छेद 169, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो यह है अनुच्छेद 169, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति को विचार हेतु सुरक्षित करे। दूसरा, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। यहाँ पे बी उत्तर जो है वो सही है। राज्य विधान परिषद के उत्साधन समापन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में तत्संबंधी विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। दूसरा, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। यहाँ पे दोनों ही कथन गलत हैं, न तो एक और ना ही दूसरा, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी।
अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है, अतः प्रश्नगत दोनों कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आंसर होगा कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, संविधान के अनुच्छेद 171(3) के तहत जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें, विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के यथाशक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसी के तहत अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की कुल 108 सदस्यों में से 12 सदस्य यानी कि 1/9वां भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2004 में यथा संशोधित के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की अनुसूची 3 में हुए संशोधन के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से 10 सदस्यों 1/10 को ही राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद कुल सदस्य संख्या 100 के गठन का वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है। पहला, यहाँ पे क्षेत्र है और सदस्य संख्या। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 38, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से 36, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 8, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 8, मनोनीत सदस्य 10, कुल मिला के हो गए 100। क्वेश्चन नंबर 13, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 171(3) में विधान परिषद के निकटतम 5/6 यानी कि 1/3 + 1/12 + 1/12 + 1/3 = 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसके तहत आंध्र प्रदेश की विधान परिषद के कुल 50 सदस्यों में से 6 सदस्य लगभग 1/8 भाग, बिहार की विधान परिषद की कुल 75 सदस्यों में से 12 सदस्य लगभग 1/6 भाग, महाराष्ट्र की विधान परिषद के कुल 78 सदस्यों में से 12 सदस्य 1/6.5 भाग, कर्नाटक विधानसभा परिषद की कुल 75 सदस्यों में से 11 सदस्य लगभग 1/7 भाग, तेलंगाना की विधान परिषद के कुल 40 सदस्यों में से 7 लगभग 1/6 भाग तथा उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से लगभग 10 सदस्य 1/10 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी सदन है। यह भंग नहीं किया जा सकता। 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके बाद फिर उप राज्यपाल सदन का सभापति होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा, छठवां और आठवां, दूसरा, तीसरा, छठवां, आठवां ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद विधि द्वारा संबंधित राज्य में विधान
परिषद के सृजन या समाप्ति का उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना इस प्रकार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे निर्धारित की गई है। यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे। यथाशक्य निकटतम 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। यथाशक्य निकटतम 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा से जुड़े हों। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय समय पर यथा संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? यह है विधान परिषद। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं की जा सकती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका समापन या उत्साधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा विधानसभा दोनों अस्थायी सदन हैं, ये भंग किए जा सकते हैं। वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भी विधान परिषद की भांति भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको समाप्त किए जाने का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश इसका ऑप्शन है डी। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्याख्या की गई थी, किंतु इसके लिए कोई तारीख नियत न किए जाने के कारण इसे अस्तित्व में नहीं लाया जा सका है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो ये तमिलनाडु है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र में विधान परिषद है। ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 168(1) क के तहत वर्तमान में देश के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका यानी कि विधानसभा और विधान परिषद अस्तित्व में है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 के तहत संसद द्वारा तमिलनाडु में भी विधान परिषद की व्याख्या की गई है, परंतु इसके प्रभावी होने की तिथि को अधिसूचित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो यहाँ पे एमपी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो यहाँ पे है केवल बिहार में, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और केरल में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थीं? तो यहाँ पे आंसर में स्टार है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1956 में पुनर्गठन के बाद बने कुल 14 राज्यों में से 7 में द्विसदनीय विधायिकाएं थीं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बॉम्बे महाराष्ट्र में, मद्रास तमिलनाडु में, मैसूर कर्नाटक में, पंजाब और पश्चिम बंगाल में। इनमें से पश्चिम बंगाल में 1969 में, पंजाब में 1970 में तथा तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद का एबॉलिशन यानी उत्साधन कर दिया गया था। जम्मू और कश्मीर में विधान परिषद की स्थापना जम्मू और कश्मीर के 1957 में अपनाए गए संविधान के तहत की गई थी। आंध्र प्रदेश में पहली बार विधान परिषद 1958 में स्थापित हुई थी, जिसे 1985 में उत्साधित यानी हटा दिया गया था। किए जाने के बाद यहाँ 2007 में पुनः विधान परिषद का गठन किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956
तथा संविधान 7वां संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था, परंतु इस हेतु तारीख नियत न किए जाने के कारण यहाँ विधान परिषद की स्थापना नहीं की जा सकी है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कुल 6 राज्यों में से द्विसदनीय विधायिकाएं हैं। ध्यातव्य है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के साथ यहाँ विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है 60 तथा 500। ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में सिक्किम विधानसभा में 32, गोवा विधानसभा में 40, मिजोरम विधानसभा में 40 तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में कुल 33, जिसमें कि 30 निर्वाचित और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य ही हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो ये है सिक्किम, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, ऑप्शन ए सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक राज्यों से मिलकर बनेगी जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। कथन 2, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। दूसरा जो है सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी केवल 2। एक्सप्लेनेशन, संविधान के अनुच्छेद 170(1) के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। स्पष्ट है कि कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 173 ख के तहत राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अतः कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो यह है अनुच्छेद 170, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? तो यहाँ पे है 25 वर्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अगर हम इसे करंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये यहाँ पे स्टार आंसर बना हुआ है। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्नकाल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल को यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है तथा उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। यह प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधन द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसकी अवधि को आगे न बढ़ाते हुए इसे निष्प्रभावी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो यह है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत के सभी राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की सर्वाधिक निर्धारित संख्या उत्तर प्रदेश में है 403। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो यह है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेनेशन, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश का है 60, मेघालय का है 60, मणिपुर का 60 की विधानसभा में सदस्यों की संख्या एक समान है, जबकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या
68 है, इनमें सर्वाधिक है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 324 के तहत राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निहरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो ये है राज्यपाल, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता राज्यपाल है। हालांकि इस मामले में वह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है, किंतु यदि 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर के तहत किसी सदस्य की निरर्हता का प्रश्न उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करेगा। वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस संदर्भ में सभापति या अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। क्वेश्चन नंबर 33, विधान परिषद के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यहाँ पे राज्यपाल द्वारा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 179 ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा तथा उपाध्यक्ष अपना पद अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विधानसभा का या की अध्यक्ष यदि विधानसभा का ही सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। दूसरा, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। ये गलत है, लेकिन पहला वाला कथन सही है, इसलिए यहाँ पे केवल एक सही है। दिए गए कथनों में कथन एक सही है जबकि कथन 2 सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 179 के खंड क के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। कथन 2 सही नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 179 के दूसरे परंतु के अनुसार जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाला पुनः निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 36, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है? तो यहाँ पे उत्तर है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये राज्य से संबंधित है, इसलिए राज्यपाल, ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 174(2) क के तहत राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा समय समय पर दिया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 174(2) ख के अनुसार समय समय पर विधानसभा का विघटन कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। दोनों के दोनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। अनुच्छेद 176(1) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण रूढ़िगत संबोधन करेगा। इस प्रकार कथन एक सही है। अनुच्छेद 208 क के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन, विधानसभा या विधान परिषद अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियम के लिए नियम बना सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 208(2) के अनुसार जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानीय प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम
और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 209 के तहत राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय से पूरा करने के उद्देश्य से किसी वित्तीय विषय से संबंधित सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकता है। साथ ही जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है? पहले शपथ और प्रतिज्ञा, फिर राज्यपाल का अभिभाषण, फिर मंत्रियों का परिचय, फिर निधन संबंधी उल्लेख। तो 3, 2, 4, 1 ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। विधानसभा की कार्यवाही में प्रथम सत्र में पहले शपथ या प्रतिज्ञान, फिर राज्यपाल का अभिभाषण, फिर मंत्रियों का परिचय होता है और उसके पश्चात पूर्व और वर्तमान सदस्यों के निधन संबंधी उल्लेख के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो यहाँ पे 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन की सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, इसमें जो भी अधिक हो होगी। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन और प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं हैं? तो यह गृह विभाग है। ऑप्शन बी। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार प्रश्नगत विभागों में से सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग के प्राक्कलन समिति क ए के नियंत्रणाधीन हैं, जबकि गृह विभाग के प्राक्कलन और प्राक्कलन समिति ख बी के नियंत्रणाधीन हैं। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के, तो ये गलत है। आइए आगे देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के, तो ये भी सही है। और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के, तो ये भी सही है। इसमें पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बी। राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 ख, राज्यसभा के सदस्यों अनुच्छेद 84 तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों अनुच्छेद 171(3) घ के निर्वाचन में भाग लेती है। अनुच्छेद 66(1) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो किसी राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए यह निधि राज्यपाल के व्यवनाधीन रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यकाल के लिए शर्तें। आगे देखते हैं। राज्यपाल की पदावधि और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार संबंधी उपबंध करता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 46, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद के कितने माह तक पड़ा
विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो ये है 3 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंध का प्रावधान है। अनुच्छेद 197 वन ख के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने के तारीख से 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो ये है 4 माह तक, ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक, साधारण विधेयक जिसे कहेंगे, को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकती है। धन विधेयकों को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य में धन विधेयक यानी कि मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधान सभा द्वारा, ऑप्शन सी, केवल विधान सभा द्वारा। अगला, राज्य में धन विधेयक यानी कि मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198 वन के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। 49, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? यहाँ पे वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, ऑप्शन सी। राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व खुल जाए तो गोपनीयता का उल्लंघन होने के कारण वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र दे देना होगा। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 207(1) के तहत अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड क से च तक के प्रावधानों वाला कोई भी विधेयक अर्थात धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 164। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। क्वेश्चन नंबर 52, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही उत्तर है, जो कि सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। स्पष्टतः राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये है 12, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) क में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 54, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होते हैं, यही सही नहीं है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त होते हैं। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। ये तीनों सही हैं, लेकिन पहला सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। अतः विकल्प ए में प्रस्तुत कथन सही नहीं है, अन्य प्रश्नगत कथन
सही हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो ये 6 माह तक रह सकता है, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(4) में प्रावधानित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अतः राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है, और यदि वह 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। दूसरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्हत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। यहाँ पे दोनों ही कथन सही नहीं है, न तो एक न तो दो, इसलिए ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 173 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए भी अहिर्त होगा जब वह भारत का नागरिक है तथा निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए दिए गए प्रारूप के अनुरूप शपथ लेकर हस्ताक्षर करता है। आगे है, वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का है। तीसरा, उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो इस उद्देश्य से संसद द्वारा बनाई गई हैं, किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं। संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्य विधान सभा के निर्वाचनों में मतदान कर सकता है, परंतु विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 एवं 30 वर्ष है, अतः कथन एक सही नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में कतिपय अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर निहरता का वर्णन है। धारा 8(1) के अंतर्गत दिए गए विशिष्ट अपराधों के लिए जुर्माने या कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से निहत होगा और उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निहत बना रहेगा। धारा 8(3) के अनुसार सिद्ध दोष अपराध और न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से निर्रहित होगा और उसे छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्रहित बना रहेगा। इसके तहत स्थायी तौर पर निर्रहित किए जाने का प्रावधान नहीं है, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। अगला प्रश्न 57, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा, ऑप्शन डी। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। पहला, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। चौथा, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तीसरे को छोड़कर बाकी सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी 1, 2, 4। संविधान के अनुच्छेद 167 में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे तथा किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर प्रशासनिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 59,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो ये अनुच्छेद 167 है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है 5 वर्ष की, ऑप्शन बी। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था और विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है और वह तब तक पद पर रहता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। अतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, परंतु इसे सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक माना जा सकता है। ज्ञातव्य है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार वर्तमान में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष प्रावधानित है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन ए। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह सही है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, ऑप्शन एक जो है केवल वही सही है, इसलिए ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। एक्सप्लेनेशन, राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य के विशद अनुभव, प्रशासनिक प्रतिष्ठा एवं वरीयता आदि के आधार पर की जाती है। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? तो यह है मुख्य सचिव, ऑप्शन डी। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ यानी कि फाइल्स मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है, क्योंकि वह मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का प्रभारी होता है। इसके अतिरिक्त वह सामान्य प्रशासन विभाग में शासन का सचिव है तथा शासन के समस्त सचिवों का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 65, 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? तो ये था बिहार, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश की भंग कर दी गई थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या घटना के पश्चात भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी, जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। बिहार में 1980 के बाद 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? तो यह है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण लागू किया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आरक्षण को 4% करते हुए, ताकि कुल आरक्षण 50% की सीमा में रहे, पुनः आरक्षण लागू किया था, जिसे यद्यपि पुनः उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। तथापि मार्च 2010 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निर्णय देते हुए इस आरक्षण को स्वीकृति प्रदान की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अब यह मामला संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। वर्ष 2017 में तेलंगाना राज्य की विधायिका द्वारा मुसलमानों के लिए आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 12% करने हेतु विधेयक पारित किया गया था, जिसे लागू नहीं किया जा सका है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? यह है गोवा, ऑप्शन डी। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लागू है। वस्तुतः यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है। पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया